882 रुपीज। इट मींस ये शेयर प्राइस, ये स्टॉक कितने गुना हुआ हम यहां से लेकर और आज तक की प्राइस को अगर देखने लगे, सो 137 टाइम्स 13,773% का गेन दिया। यानी कि 1 रुपी कन्वर्टेड इनटू 137 रुपीज, 1 करोड़ कन्वर्टेड इनटू 137 करोड़ रुपीज, 1 लाख बिकेम 1 करोड़ 37 लाख रुपीज। राइट, दिस इज क्लियर। सो ये फेनोमिनल ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में 2,76,000 करोड़ रुपीज है, अगर इसको हम 137 से डिवाइड करें, आप समझ पा रहे इस बात को? अगर इसको हम 137 से डिवाइड करें यहां पर 276,000 डिवाइडेड बाय 137, तो यानी कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 2,000 करोड़ की रही होगी 2000 ईयर में। यानी कि अब से 23 इयर्स बैक इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रही होगी जस्ट 2000 करोड़। आप समझ पा रहे हो इस बात को? बड़ा क्लियर है ना ये चीज? क्योंकि 137 टाइम्स अगर शेयर प्राइस हुआ तो अभी 2,76,000 करोड़ है, यानी कि सन 2000 में, ईयर 2000 में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 2000 रुपीस की रही होगी। बड़ा सिंपल है ये चीज समझने के लिए। अब इसी चीज को अब मैं यहां पर एक और आपको कंपनी बताता हूं, दूसरी कंपनी हम लेकर चलते हैं, इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 5,458 करोड़ रुपीस। तो अगर हम एशियन पेंट की बात करने लगे और एशियन पेंट को हम यहां से डबल के प्राइस पर देखने लगे, लगभग आई मीन जो यहां पर प्राइस रहा हमारा 50 रुपीस के आसपास। अब 50 रुपीस से लेकर 50 रुपीस कब था? 2006 में था। या फिर हम 2023 की बात करते हैं, जिससे 20 इयर्स हो जाए हमारे पूरे, और 2023 में प्राइस वाज 30, सो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हो गया। 30 रुपीस से 3000 के आसपास का टच किया, 100 टाइम्स हो गया एशियन पेंट का प्राइस, और 20 इयर्स में, क्योंकि 2003 से लेकर 23 तक हम कंपेयर कर रहे हैं। अब इंडिगो पेंट्स सिर्फ कितने करोड़ की कंपनी है? 5,000 करोड़ रुपीस की कंपनी है, सिर्फ 5,000 करोड़। एंड इंडिगो पेंट्स एक ब्रांड है, साउथ के एक बहुत अच्छे हीरो हैं, वो भी इनकी ब्रांडिंग करते हैं, एमएस धोनी भी इनकी ब्रांडिंग करते हैं। एंड दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, और कंपनी के हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं। अगर हम इंडिगो पेंट्स की बात करने लगे, आप इसका डेट देखो, जीरो है। जो कंपनी का फिक्स्ड एसेट से लगातार ग्रो किया है, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार ग्रो की है। सीडब्ल्यूआई में डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है। तो यहां पर कैपेसिटी अभी भी इंक्रीज हो रही है। जो सेल्स है 35 करोड़ से बढ़कर 1,000 करोड़ हो गई है। जो नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ से बढ़कर 118 करोड़ हो गया है, और लगातार ग्रो कर रहा है। एंड दिस कंपनी इज 5th लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? और इंडिया में जो पेंट कंजम्पशन है वो अफ्रीकन कंट्रीज के इक्विवेलेंट है लगभग, दैट इज इक्विवेलेंट टू अफ्रीकन कंट्रीज। यानी कि यहां से जो ग्रोथ है वो अमेजिंग ग्रोथ है। उसका रीजन क्या है कि कोई भी गाड़ी, कोई भी कार बिना पेंट के नहीं आती। और इंडिया में नंबर ऑफ कार्स कितनी है पर 1000? जस्ट 22। अमेरिका में कितनी है? 900। यानी कि यहां से ग्रोथ कितनी होनी है? अमेजिंग ग्रोथ होनी है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? उसके साथ में अभी इंडिया में कितने घर हैं जो पेंट किए हुए रहते हैं? हम अगर अर्बन एरिया को छोड़कर थोड़ा सा रूरल एरिया में चले जाएं तो हमें पता चलेगा कि घर भी पक्के नहीं है, कच्चे घर हैं, पेंट होना तो बहुत दूर की बात है। कितने स्कूल्स खुलेंगे अभी? कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुलेंगे अभी? आप समझ कर देखो, वो सारे कम होता रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। नेक्स्ट 10 लॉन्ग टाइम, वी कैन 15 years भी लगे तो ये 5,000 करोड़ की कंपनी कैन बिकम ए कंपनी ऑफ 3 लाख करोड़, 2,76,000 करोड़ रुपीस। इट मींस ए 50 टाइम्स ग्रोथ। अगर 5,000 करोड़ की कंपनी 50 टाइम्स भी हो जाए तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी? 2,50,000 करोड़। राइट, यानी कि 50 टाइम्स पैसा कमाने का मौका है सिंगल ट्रेड में। सिंगल ट्रेड में कितना कमाने का मौका है? 50 टाइम्स। अब इससे अच्छा क्या होता है कितने साल में? आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू टेक मोर देन 15 years। क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं ना कि 15 years में 50 टाइम्स हो जाएगा तो कई बार डाउट आते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले एशियन पेंट कितने टाइम में कितने गुना हुआ, मैंने पहले आपको वही दिखाया। ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट कि जब हम पास में जाकर देखते हैं ना तो चीजें नजर आती हैं। और जो पिछले 20 इयर्स थे इंडिया के और जो आने वाले 20 इयर्स इंडिया के, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड आने वाले 20 इयर्स ज्यादा फास्टर ग्रोथ लेकर आएंगे इन कंपैरिजन ऑफ लास्ट 20 इयर्स। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम वर्ल्ड मैप पर इतने बड़े हो चुके हैं कि दूसरी कंट्री अगर हमें आकर दबाना चाहे तो हम दबेंगे नहीं। दैट इज द रीजन। हम उतने बड़े यहाँ पर हो चुके हैं। जैसे छोटा सा पौधा होता है ना, छोटे से पौधे को अगर प्रोटेक्शन ना दी जाए तो वो किल हो जाता है, मर जाता है, या तो तेज हवा में मर जाएगा या कोई पशु आकर खा जाएगा। राइट, लेकिन अगर वो एक बड़ा पौधा बन जाए, एक इतना बड़ा बन जाए कि उसको अगर पानी नहीं दिया जाए तो जमीन से सक कर लेगा, उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ ग्रोथ वाले मोड में चला जाता है। सो इंडिया आज की डेट में उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब ये सेल्फ ग्रोथ के मोड में है। अब दूसरी कोई भी कंट्री इतना प्रेशर नहीं डाल सकती कि हम परेशान हो जाए या हमें दबाया जाए, और इसकी पीएनएल स्टेटमेंट में जाते हैं। राइट, सो पीएनएल स्टेटमेंट में अगर जाते हो तो 881 करोड़ रुपीस का एशियन पेंट का नेट प्रॉफिट था, राइट, 10 इयर्स पहले। और इंडिगो पेंट्स का आज की डेट में कितना है? 118 करोड़। सो अगर 881 को 118 से डिवाइड करें, 881 डिवाइडेड बाय 118, सो दिस इज 7.5 टाइम्स। दिस इज 7.5 टाइम्स। अब इंडिगो पेंट्स को अपना नेट प्रॉफिट 7.5 टाइम्स करने में कितना टाइम लगा? हाउ मेनी इयर्स? जस्ट 5 इयर्स। जस्ट 5 इयर्स, यस। तो यानी कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ये इतना बड़ा हो जाएगा जितना एशियन पेंट लगभग 10 इयर्स पहले था। ऐसा हम इस तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मार्केट में चीजें बढ़नी शुरू हो जाएं, बिकनी शुरू हो जाएं, ब्रांड वैल्यू आ जाए। जैसे ही किसी कंपनी के पास ब्रांड वैल्यू आएगी और वो छोटी है साइज में, वही कंपनीज मल्टी वैल्यू बनती है। आप इस चीज को नोट डाउन करके रखो। अगर कोई कंपनी बहुत छोटी है साइज में, मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो उसका कॉम्पिटिटर है उसके कंपैरिजन में, और कंपनी के पास ब्रांड वैल्यू है, उस कंपनी को मल्टी बैगर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है मल्टी बैगर फाइंड आउट करने का, बहुत सिंपल सा तरीका। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब इस चीज को समझा बहुत आसानी से जा सकता है। आप समझ पा रहे हो इस बात को? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं सेम तरीके का, जिससे ये चीज और अच्छे से समझ में आए। हम यहां पर 2 कंपनीज को कंपेयर करते हैं। वन इज ब्रिटानिया। ब्रिटानिया कितने करोड़ की कंपनी है? 1,04,000 करोड़, राइट। और इसको हम कंपेयर करते हैं मिसेस बेकर फूड। ये कितने करोड़ की कंपनी है? 3,500 करोड़। यानी कि 1,05,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 3,500 करोड़, यानी कि ब्रिटानिया 30 टाइम्स बड़ी कंपनी है मिसेस बेकर फूड से, राइट। एंड मिसेस बेकर फूड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रिटानिया के हैं। मिसेस बेकर फूड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रिटानिया के हैं। एंड मार्केट में सेम रेपुटेशन रखते हैं। जो रेपुटेशन ब्रिटानिया के प्रोडक्ट की है वही रेपुटेशन मिसेस बेकर फूड के प्रोडक्ट की है। इंग्लिश ओवन इन्हीं का ब्रांड है, इंग्लिश ओवन।
और क्योंकि दिल्ली एनसीआर में वो अच्छे से सेल होता है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर बगल में ब्रिटानिया का रखा हो और साथ में इंग्लिश ओवन का रखा हो, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, सेम तरीके से पिक किया जाता है। एक इनका प्रोडक्ट है क्रेमिका, राइट, जो इनका बिस्किट आता है, क्रेमिका के बिस्किट और ब्रिटानिया के बिस्किट हैव सेम रेपुटेशन, नो डिफरेंस, दीज आर सेम रेपुटेशन। आप समझ पा रहे हो? इवन जो अपना बर्गर किंग है, बर्गर किंग में जो हम बर्गर खाते हैं, जो ब्रेड खाते हैं, उसकी सप्लाई मिसेस बेटर फूड ही करता है। दिस इज सो वाइडली एक्सेप्टेड बाय एमएनसीज। और एक बार ये एक्सेप्टेंस आ जाए, उसके बाद क्या? उसके बाद बस ग्रोथ ही ग्रोथ है। चाहिए क्या? सिर्फ एक काम करना है, एवरी न्यू क्वार्टर अपनी रीच को बढ़ाना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, एवरी न्यू क्वार्टर अपनी रीच को बढ़ाना है। और इसी तरीके से अगर हम एक बार ब्रिटानिया को भी जाकर देखने लगे कि ब्रिटानिया ने पिछले 20 ईयर्स में कितना ग्रो किया, तो हम देख सकते हैं कि 20 ईयर्स में ब्रिटानिया ने 50 टाइम्स की रिटर्न दी है, 60 टाइम्स 2000 से लेकर, और लास्ट अगर हम देखने लगे 20 ईयर्स या 60 टाइम्स 20 ईयर्स में, तो यहां पर सेम रूल अप्लाई होता है कि जितना ब्रिटानिया आज है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में मिसेस बेटर फूड जरूर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड विद क्वालिटी प्रोडक्ट, एज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। आप समझ पा रहे हो इस बात को? ये बड़ा बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब आप समझ पाए ना कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 15% की एलोकेशन इंडिगो पेंट्स को क्यों है। अगर आपने वीडियो देखी हो, जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी हाल फिलहाल में, जिसमें एलोकेशन अपनी शो की थी पर्सनल पोर्टफोलियो की, तो आप शायद समझ पाओगे कि 15% क्यों है उसमें। बड़ा सिंपल सा रीजन है, आई कैन सी माय दिस 15 crore rupees turning into 700 crore rupees in a single bet after 15 years, and this is how Rakesh Jhunjhunwala ji had invested in Titan. There is no other way. We just need to understand why a company can become 50 times. We need to understand the reasons, and market capitalization can tell us so simply, right? तो मैंने आपको दो मल्टीप्लायर तो बता दिए, इंडिगो पेंट्स एंड मिसेस बेकर फूड, ठीक है? तो खरीदना कब है वो आप अपने हिसाब से देखना, लेकिन आपको पोटेंशियल पता चल गया कि इन दो कंपनीज में कितना पोटेंशियल है। नाउ एक और हम बात करने वाले हैं, वन मोर कंपनी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज 5 पैसा। व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5 पैसा? ये जानना इलीगल हो सकता है। करंट वैल्यू, बुक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मैंने काफी बार ऐसा देखा है कि काफी लोग जो मेरे टच में आते हैं वो ये कहते हैं कि विवेक भाई ये शेयर अच्छा है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 10 रुपीज है, स्प्लिट भी हो सकता है, अभी उसके भी हमें फायदे मिल जाएंगे, और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपी है, तो ये बेकार है। मुझे सच में उस टाइम पर हैरानी होती है कि इवन आफ्टर ट्रेडिंग फॉर 10-15 ईयर्स, और इस तरह की बातें जो काफी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जो सीनियर्स हैं वो ज्यादा करते हैं, तो वहां से मुझे इमीडिएटली पता चलता है कि वो ट्रैप में है थियोरेटिकल लर्निंग के। मेरा उस टाइम पर मन होता है कि मैं उनको बैठा के समझाऊं, टाइम होता है उस टाइम पर, माहौल होता है तो समझा देता हूं, अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन नहीं। सो फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मींस करंट वैल्यू, जिसको शेयर प्राइस कहते हैं। ये तीनों चीजों को समझना जरूरी है। मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, बताऊंगा, जिससे हमें ये चीज समझ में आए। तो ये जो हमने तीनों बातें की, करंट वैल्यू, बुक वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये हम बात कर रहे हैं पर शेयर। ऑल दीज 3 टर्म्स आर पर शेयर। ये पूरी कंपनी की नहीं है, ये पर शेयर है। और जैसा मैंने बताया कि जितनी भी चीजें फाइनेंशियल एनालिसिस में हैं, वो पर शेयर भी हैं और वो साथ में पूरी कंपनी की भी है, राइट? तो जैसे हमने बात की, शेयर वैल्यू पर शेयर है, शेयर वैल्यू पर शेयर है, और पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट? पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप अपने नोटबुक में लिख लो, शेयर प्राइस इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। शेयर प्राइस मींस शेयर वैल्यू मींस करंट वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज है। शेयर प्राइस, शेयर वैल्यू या फिर करंट वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज है। करंट मार्केट प्राइस, ये सब एक ही बात है। इट मींस मार्केट कैपिटलाइजेशन, पर शेयर, शेयर वैल्यू, करंट प्राइस एंड पूरी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेकंड, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मींस व्हाट? बुक वैल्यू मींस 2 थिंग्स। बुक वैल्यू मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। सो बुक वैल्यू इज पर शेयर, और पूरी कंपनी को क्या कहेंगे? पूरी कंपनी की बुक वैल्यू किसको कहेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। प्लीज नोट इट डाउन, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। इट मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। अगर इस फिगर को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाए तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा, राइट? सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ये पूरी कंपनी का है, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो बुक वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर है। और पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व को हम एक्चुअल में शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं कि शेयर होल्डर्स का पैसा है। इसी को हम इक्विटी भी कहते हैं। इक्विटी मींस व्हाट? इक्विटी मींस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। थोड़ा सा मतलब हम ऐसा लग रहा है कि क्लास में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैठना पड़ेगा लाइफ टाइम की क्लैरिटी के लिए, है ना? लाइफ टाइम की क्लैरिटी के लिए बैठेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, शेयर जो करंट मार्केट प्राइस है वो पर शेयर है, उसको हम शेयर वैल्यू भी कहते हैं, शेयर प्राइस भी कहते हैं, करंट वैल्यू भी कहते हैं। ये पर शेयर हो गया। पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? पूरी कंपनी इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है? अब नेक्स्ट पहुंचते हैं, नेक्स्ट में पहुंचे हैं बुक वैल्यू इज पर शेयर। और पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? इक्विटी। पूरी कंपनी को क्या कहते हैं? इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी किसी से बनता है? 2 चीजों से, 2 चीजों से, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, राइट? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड, इसी को कहते हैं इक्विटी, और इसको अगर हम डिवाइड कर लें टोटल नंबर ऑफ शेयर से तो हमारा निकल कर आ जाएगा बुक वैल्यू। ये चीज क्लियर हो गई? नाउ थर्ड इज फेस वैल्यू। थर्ड इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसे कहते हैं? फेस वैल्यू इज जस्ट शेयर कैपिटल, ओनली शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू इज पर शेयर एंड फॉर द होल कंपनी वी कॉल इट शेयर कैपिटल। इट मींस अगर शेयर कैपिटल को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाए तो फेस वैल्यू आ जाएगा, राइट? या फिर फेस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया जाए तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे हम यहां पर चेक भी कर सकते हैं, फेस वैल्यू हमारा कितना है? 10 रुपीज। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 677 करोड़ रुपीज। तो शेयर कैपिटल कितना होगा? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट?
यानी कि 6770 करोड़। तो हम यहां पर जाकर देख सकते हैं दैट दिस इज 6766, राइट? यानी कि 6766 को 10 से डिवाइड करें, देन दिस विल बी व्हाट? फेस वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, शेयर कैपिटल को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करें तो 10 रुपीस हमारा निकल कर आएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब इसको एक बार ऐसे समझते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? जो शेयर कैपिटल है, जो फेस वैल्यू है, बेसिकली दैट इज द इनिशियल अमाउंट जिस अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया गया था। शेयर कैपिटल मींस, फेस वैल्यू मींस द इनिशियल अमाउंट जिस अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट किया गया था। जैसे हम यहां पर अगर एक एग्जांपल लेने लगे एमआरएफ का, तो क्या नजर में आता है? व्हाट इज द शेयर कैपिटल? 4 करोड़, जस्ट 4 करोड़। इट मींस एमआरएफ कंपनी को 4 करोड़ रुपीस से स्टार्ट किया गया था कभी, जस्ट 4 करोड़, राइट? और आज की डेट में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है? 36,000 करोड़। तू लॉन्ग टर्म वाले बंदी है शॉर्ट टर्म? समझ में आ रहा है ये बात? तो मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल यहां पर एमआरएफ ने अपने बिजनेस को 4 करोड़ से स्टार्ट किया, राइट? कभी स्टार्ट किया? फॉर एग्जांपल 50 इयर्स बैक या 40 इयर्स बैक, ठीक है? तो 4 करोड़ से जब बिजनेस को स्टार्ट किया गया, तो उन्होंने इस 4 करोड़ का क्या किया होगा? उन्होंने कुछ लैंड बाय किया होगा, उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई होगी उस पैसे से, राइट? उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा और कुछ पैसे को कैश में रखा होगा जिससे वो बिजनेस को रन कर सके। ये ठीक बात है, समझ में आ गया? तो जो 4 करोड़ है शेयर कैपिटल दिखाई गई, ये लायबिलिटी साइड में आई। दिस इज ऑन द टोटल लायबिलिटी, जैसे हम देख रहे हैं, दिस इज द लायबिलिटी साइड। जो लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज आ गया, एंड एसेट साइड में सेम अमाउंट आ गया। तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हमारी सेम मैच होती है, इक्वल होता है। तो इनिशियली क्या हुआ होगा? शेयर कैपिटल 4 करोड़ होगा और कैश 4 करोड़ होगा। शेयर कैपिटल 4 करोड़ होगा एंड कैश 4 करोड़ होगा। अब इस कैश के बदले क्या किया? 1 करोड़ का कैश हमने बाहर निकाल दिया, पे कर दिया और लैंड परचेज कर ली। तो शेयर कैपिटल 4 करोड़ और एसेट साइड में क्या हुआ? 1 करोड़ की लैंड यानी कि फिक्स्ड एसेट्स एंड 3 करोड़ रुपीस ऑफ कैश। अब 3 करोड़ में से क्या किया? 1 करोड़ रुपीस की फैक्ट्री लगा दी, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी। तो अपने पास क्या सिस्टम रहा? शेयर कैपिटल 4 करोड़ और नीचे एसेट साइड में क्या रहा? कैश 2 करोड़, लैंड 1 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़, टोटल 4 करोड़। इस तरीके से ये सारा डिवाइड हो गया। फिर 1 करोड़ का क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज कर लिया प्रोडक्शन के लिए। तो अब हमारे 4 करोड़ कैसे डिवाइड हो गए? 4 पार्ट्स में। 1 करोड़ कैश, 1 करोड़ लैंड, 1 करोड़ फैक्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी एंड 1 करोड़ रॉ मटेरियल, और बिजनेस शुरू कर दिया। अब बिजनेस शुरू करने में क्या किया होगा कि फर्स्ट 1 ईयर में फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये बिजनेस चलाकर 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, राइट? अब जब 2 करोड़ का प्रॉफिट किया तो एसेट साइड में क्या हुआ? हमारी लैंड 1 करोड़ की है, हमारी प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ की है, राइट? हमारा रॉ मटेरियल 1 करोड़ का है, राइट? और उसके बाद में कैश 1 करोड़ का है। अब 2 करोड़ का कैश और आ गया क्योंकि हमने प्रॉफिट किया, तो कैश हमारा 3 करोड़ का हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 करोड़। और लायबिलिटी साइड में कितना है? 4 करोड़, क्योंकि हमने 4 करोड़ से शेयर कैपिटल स्टार्ट की थी। तो जो बचा हुआ 2 करोड़ है जो हमने प्रॉफिट अर्न किया, इसको कहां दिखाएंगे? इट विल बी शोन एज रिजर्व। इट विल बी शोन एज रिजर्व। तो क्या होगा अल्टीमेटली कि शेयर कैपिटल 4 करोड़, रिजर्व 2 करोड़, टोटल 6 करोड़, और नीचे 1 करोड़ की लैंड, 1 करोड़ की फैक्ट्री, 1 करोड़ का रॉ मटेरियल एंड 3 करोड़ का कैश, राइट? तो जो हमने रिजर्व कमाया, रिजर्व क्या है? जो प्रॉफिट कमाया वो रिजर्व में आ गया। क्यों? क्योंकि भाई शेयर होल्डर्स का पैसा कितना है? बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, राइट? 4 करोड़ प्लस 2 करोड़ 6 करोड़। एक्चुअली सच्चाई भी यही है। आज की डेट में कितनी वैल्यू है? यही तो हुई ना कि 4 करोड़ लगाए थे, 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, टोटल 6 करोड़ हो गया। सो अब डिफरेंशिएट समझ में आया? व्हाट इज द फेस वैल्यू? 4 करोड़, राइट? व्हाट इज द फेस वैल्यू? 4 करोड़ एंड व्हाट इज द बुक वैल्यू? 6 करोड़। अभी डिफरेंस आना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट ईयर कंपनी ने क्या किया कि 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी और लगा ली, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर ली, राइट? और रॉ मटेरियल भी 1 करोड़ का और परचेज कर लिया, यानी कि जो 2 करोड़ हमारे पास प्रॉफिट आए थे उससे अपनी कैपेसिटी को डबल कर लिया। अब जब डबल कर लिया तो कंपनी ने इस बार क्या किया? 2 करोड़ का प्रॉफिट करने के बदले 4 करोड़ का प्रॉफिट किया, राइट? तो हमारे पास अब रिजर्व में 4 करोड़ फर्दर ऐड हो गए, राइट? यानी कि रिजर्व कितना हो गया? पहले 2 करोड़ का रिजर्व था, 4 करोड़ ऐड होकर 6 करोड़ का हो गया। शेयर कैपिटल 4 करोड़ की थी, यू गॉट दिस पॉइंट? अब पूरी कंपनी कितनी की होगी? 10 करोड़ की, क्योंकि हमने 6 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। सो अब डिफरेंस कितना हो गया? शेयर कैपिटल इज 4 करोड़, यानी कि फेस वैल्यू इज 4 करोड़ एंड शेयर होल्डर्स फंड इज 10 करोड़, यानी कि बुक वैल्यू कितनी हुई? 10 करोड़। तो दोनों चीजें डिफरेंट होनी शुरू हो गई, दोनों चीजें डिफरेंट होनी शुरू हो गई। नाउ आफ्टर 10 इयर्स हमें क्या नजर आएगा कि शेयर कैपिटल 4 करोड़ ही है और रिजर्व बढ़ते 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 हमारा 100 करोड़ हो गया, राइट? रिजर्व बढ़ते बढ़ते ऐसे इंक्रीज होते होते 100 करोड़ हो गया। अब जब ये 100 करोड़ हो गया, आप ध्यान से समझना, ये लैंड भी परचेज करते रहे, प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज करते रहे, और कंपनी की गुडविल भी हो गई। यहां से जो कंपनी का ब्रांड है वो भी बड़ा हो गया। अब कंपनी की यहां पर रेपुटेशन है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? कंपनी की रेपुटेशन है। जो प्रोडक्ट पहले वो 10% के प्रॉफिट पर बेच पाते थे, अभी उसी प्रोडक्ट को वो 15% के प्रॉफिट पर बेच पाते हैं, क्योंकि एमआरएफ का अपने आप में ब्रांड है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई किए, राइट? अब से फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 इयर्स कंपनी का फेस वैल्यू 4 करोड़, कंपनी का बुक वैल्यू 104 करोड़। अगर मैं कहने लगूं कि भाई साहब अपनी कंपनी को आप मुझे सेल कर दो, कि अपनी कंपनी को मुझे सेल कर दो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 104 करोड़ की कंपनी मुझे सेल कर दो? क्या वो सेल करेंगे? नो भाई, 104 करोड़ की कंपनी लगा लो, मैं अपनी चलती हुई दुकान आपको सेम प्राइस पे कर दे दूं, क्योंकि जो लैंड मैंने 10 इयर्स पहले 1 करोड़ की बाई की थी, उस लैंड की वैल्यू अभी 5 करोड़ है, राइट? तो 104 करोड़ से तो बहुत ज्यादा की वर्थ हो गई। जो प्लांट एंड मशीनरी मैंने 10 इयर्स पहले लाकर लगाई थी, आज की डेट में अगर आप सेम प्लांट एंड मशीनरी लगाओगे तो वो ऐसी 3 गुने प्राइस की आएगी इन्फ्लेशन के चलते। आप समझ पा रहे हो? जो मैंने ब्रांड बनाया, इस ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप अपना आज की डेट में बिना ब्रांड के माल बेचोगे, 10% प्रॉफिट पर बेचोगे। एमआरएफ जो माल बेचता है वो 15-20% प्रॉफिट पर बेचता है, क्योंकि हमने अपनी मेहनत करके ब्रांड बनाया है। तो इसी की वैल्यूएशन कहां से आएगी? ये कैसे होगा? तो सामने वाला कहेगा भाई अगर 104 की बात करते हो तो भूल जाओ, लेकिन 300 करोड़ की मैं आपको दे सकता हूं। अब एक चीज समझो, 300 करोड़ की कोई क्यों लेगा? क्योंकि उसको अपनी कंपनी को 10 इयर्स लगाने में, जो 10 इयर्स लगते यहां तक पहुंचाने में जो स्ट्रगल लगता, एक जमीन परचेज करके, फैक्ट्री लगा के, पूरा नेटवर्क बनाकर, कस्टमर बेस बना के, पूरा वेंडर का बेस बना के, एम्प्लॉइज का सिस्टम बना के, एक प्रोडक्शन लाइन बिछाकर, आप समझ पा रहे सारी चीजों को? इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा और उसको सीधा रेडीमेड चीज मिलेगी, राइट? फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डर है, उसने एक लैंड परचेज की, उसके ऊपर घर बनाया, और हम कहने लगे कि तुमने 1 करोड़ की लैंड परचेज की, 50 लाख रुपीस बनाने में लगाए, तो 1,50,000 की बेच दो, वो पागल है कैसे बेचेगा? वो ये नहीं कहेगा मेरा प्रॉफिट कहां गया? तो सेम ही चीज यहां पर है। बुक वैल्यू मींस, बुक वैल्यू पर कोई भी अपनी कंपनी को क्यों बेचेगा?
तो अगर 104 करोड़ की कंपनी थी और अगर हम आपस में बात करते हैं कि 300 करोड़ की मैं लेने को तैयार हूं, सो व्हाट इज दिस 300 करोड़? दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, दिस इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन, दिस इज द शेयर वैल्यू। आप समझ गए तीनों चीजों का डिफरेंस? सो फेस वैल्यू से चीज स्टार्ट की गई जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं, कंपनी ने उसको बढ़ाकर बुक वैल्यू तक लेकर आए, और जब कंपनी ने उसको लिस्ट किया मार्केट में तो शेयर प्राइस पर किया एक उससे अलग प्रीमियम पर, जिसको शेयर प्राइस कहते हैं। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो यहां पर बुक वैल्यू की इंपॉर्टेंस है कि कंपनी की एक्चुअल वर्थ क्या है, इस चीज की इंपॉर्टेंस है, राइट। लेकिन जो फेस वैल्यू थी, कितने से स्टार्ट किया था, उसकी कुछ वैल्यू है क्या, उसकी कुछ वर्थ है क्या, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है क्या? जीरो इंपॉर्टेंस है उस चीज की। फॉर एग्जांपल, हम आज की डेट में अपने मम्मी पापा के दिए हुए घर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल, राइट। जो मम्मी पापा ने 20 ईयर्स पहले परचेज किया, जब 20 ईयर्स पहले परचेज किया था तो 5 लाख का परचेज किया था, आज की डेट में वो 50 लाख का है। तो जितने का परचेज किया था उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? आज की डेट में कितने का है उसकी उस चीज की इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इसीलिए फेस वैल्यू की यहां पर इंपॉर्टेंस जीरो है, फेस वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब लाइफ टाइम इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि रिजर्व क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, फेस वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, और ये सब चीजें क्या है। दिस इज क्लियर, राइट। नाउ बुक वैल्यू यहां पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जितने की एक्चुअल वर्थ होती है ना, उससे कम नजर आती है। जितने की एक्चुअल वर्थ होती है उससे कम नजर आती है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांड की वैल्यू नहीं ऐड होती, जो हमने रेपुटेशन बनाई उसकी वैल्यू यहां पर कोई कुछ भी ऐड नहीं होती, राइट। सेकंड पॉइंट, जो लैंड है कंपनी के पास, जो फैक्ट्री जिसके ऊपर लगी हुई है, या जो वेयर हाउस की लैंड है, या जो ऑफिस की लैंड है, वो यहां पर चेंज नहीं होती। जैसे जैसे उसकी कीमतें बढ़ती हैं, जैसे जैसे उसकी कीमतें बढ़ती हैं वो चेंज नहीं होती। तो इसलिए बुक वैल्यू कम नजर आती है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मवाना शुगर। मवाना शुगर यहां पर पूरी कंपनी कितने की है? 367 करोड़, राइट। पूरी कंपनी कितने की है? 367 करोड़। हम यहां पर बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में हम यहां पर फिक्स्ड एसेट्स पर गए, और फिक्स्ड एसेट्स में हम जाकर देखते हैं कि जो लैंड की वैल्यू है, लैंड की वैल्यू इज 18 करोड़ रुपीस, राइट। लैंड वैल्यू इज 18 करोड़ रुपीस। मवाना शुगर जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर एक पूरी रेसिडेंशियल सोसाइटी बसती है। आप रिटेल ट्रेडर हो या सिर्फ मोस्ट फर्टाइल लैंड में ही हो सकता है शुगर केन, बाकी कहीं जगह हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुगर केन को वाटर चाहिए, और जहां वाटर प्लेंटी ऑफ मात्रा में है वो मोस्ट फर्टाइल लैंड ही होती है। ऐसा नहीं कर सकते कि शुगर केन तो हमने यूपी में प्रोड्यूस किया, वहां से कट किया और राजस्थान में ले गए जैसलमेर में, क्योंकि वहां लैंड सस्ती है, और वहां पर उसको क्रश किया। नो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। शुगर प्लांट कैन ओनली बी एट द सेम प्लेस जहां पर शुगर केन हो, राइट। तो अगर किसी भी न्यू इंडस्ट्री को शुगर प्लांट लगाना है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो ऐसी ही जगह लैंड परचेज करे। एंड 14 शुगर फैक्ट्रीज लगाने के लिए सिर्फ लैंड पता कितने की आएगी? बेयर मिनिमम 20,000 करोड़ की आज की डेट में। और ये पूरी कंपनी कितने की है? ये पूरी कंपनी 1800 करोड़ की है। 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ जस्ट लैंड। बाकी प्लांट एंड मशीनरी, जो ह्यूज प्लांट एंड मशीनरी सिस्टम होता है, वो तो सब भूल जाओ। तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट ये है कि इनको कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा, नए लोग नहीं आएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये गलती नहीं करेगी, इनको रिलायंस इंडस्ट्रीज से टक्कर नहीं मिल सकती कभी भी, कभी भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना पागल नहीं है कि जनरल प्रोडक्ट बनाने के लिए वो 20,000 करोड़ रुपीस की लैंड परचेज करेगी। यहां एंट्री बैरियर है, दिस इज द ब्यूटी। और अगर आपको याद हो, जो 20% एथनॉल मिक्स करना है, जो उसका टारगेट गवर्नमेंट का 2030, 3 प्लांट को बेचकर अपना सारा लोन उतार सकते हैं। कि अगर वो सारी प्रॉपर्टीज बेच देना, एनपीए जरा देर में गायब। आई हैव सीन माय सेल्फ 200 हो रही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है इनका, और कंपनीज प्रॉस्पर होती चली गई। जैसे हम जेके पेपर का यहां पर एग्जांपल लेते हैं, जेके पेपर की बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या देखते हैं? यहां पर एक टाइम ऐसा था कि 600 करोड़ 700 करोड़ का अपना फंड था, एंड 2200 करोड़ की बोरोइंग थी, 4 टाइम्स बोरोइंग थी। और आज की डेट में क्या सिचुएशन है? जितना अपना फंड है उससे कम बोरोइंग है, उससे कम बोरोइंग है, राइट। और यहां पर 2014 में दिस वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, एंड टुडे दिस इज 1000 करोड़ रुपीस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। हाउ मेनी इयर्स? 2014 till now, 9 years. The same thing is going to happen with Bajaj Hindustan Sugar and all sugar companies in India. We need the reason why. Here the reason will be ethanol. आज की डेट में शुगर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बढ़ती? आप समझो उस बात को। शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है? शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है ज्यादा प्रोडक्शन शुगर का होना, राइट। अब शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, आप ध्यान से समझना बिजनेस को कैसे समझते हैं। शुगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, लेकिन प्राइस किसने डिफाइन किया? प्राइस डिफाइन हुआ इंटरनेशनल प्राइस। अगर ब्राजील में शुगर ज्यादा हो गई, इंटरनेशनल लेवल पर प्राइसेस गिर गए, तो इंडिया में भी प्राइसेस गिर गए। अब प्राइसेस गिरने से क्या प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई? नो। क्या कम हो सकती है? नो। व्हाई? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के फार्मर्स, और इंडिया के फार्मर्स को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? मिनिमम सेलिंग प्राइस, सर्च एमएसपी। करने के लिए एमएसपी को डिफाइन धन्यवाद। करेगा स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को फार्मर्स को सिक्योर करने के लिए एक रीजनेबल प्राइस रखना ही पड़ेगा। हर साल शुगर केन का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर कम कर दिया देन दैट गवर्नमेंट विल नेवर कम इन द पावर अगेन। आप समझो बात को। तो यहां कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, इस बात पे सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता कि शुगर केन का प्राइस ना बढ़े। आप समझो हमें चीजों को कहां तक समझना है, कितनी सिंपलिसिटी के साथ, कितनी गहराई तक समझना है। तो शुगर केन के प्राइसेस तो बढ़ते रहेंगे, और शुगर के प्राइसेस विल बी डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल प्राइस। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है, और शुगर में किसानों को फायदा है क्योंकि उसके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो किसान क्या चाहता है? ज्यादा से ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करे, और शुगर केन 100% गवर्नमेंट चाहती है कि वो क्रश होकर यूज हो, अदरवाइज शुगर केन खराब हो गया तो किसान का नुकसान हो गया। तो जितना भी शुगर केन किसान प्रोड्यूस करेगा, 100% शुगर मिल को परचेज करना पड़ेगा। 100% परचेज करके उससे ज्यादा शुगर बनानी पड़ेगी, जबकि उसको पता है कि शुगर उसकी बिकने नहीं वाली इस प्राइस पर, फिर भी बनानी पड़ेगी। आप समझ पा रहे? फिर भी बनानी पड़ेगी, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नुकसान। अब ये नुकसान हो क्यों रहा है? नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में जितनी शुगर प्रोड्यूस होती है उससे कंजम्पशन कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। बाहर बेचना चाहिए, बाहर क्यों नहीं बेच पाते? क्योंकि ब्राजील में अपने आप इतनी शुगर होती है, क्यों पूरी वर्ल्ड की सप्लाई कर लेता है अकेला बेचारा। तो बाहर इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा, प्राइस कम है। अब बेचेंगे तो नुकसान भी होगा। इसका सोल्यूशन क्या है? कि शुगर का प्रोडक्शन कम कर लो। अब शुगर का प्रोडक्शन कम कैसे होगा? एथनॉल मिक्स कर दो, एथनॉल बना दो शुगर बनाने के बदले, सेम शुगर केन से।
और जैसे ही एथेनॉल बनेगा उसका इंपैक्ट क्या होगा कि 50% या 40% या 30% शुगर केन शुगर बनाने के बदले एथेनॉल बनाने में यूज होगा। और जैसे ही ये यूज होगा शुगर की प्रोडक्शन कम हो गई, कहां से, जितनी इंडिया में रिक्वायरमेंट है उससे कम हो जाएगी। और जैसे ही ये कम हुआ बस प्रॉब्लम सॉल्व, दी शुगर कंपनीज विल बिकम प्रॉफिटेबल शुगर कंपनीज। और जो एथेनॉल बिकेगा, एथेनॉल परचेजिंग के ऊपर गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका साफ साफ कहना है कि जो आपकी कॉस्टिंग होगी उसके ऊपर हम प्रीमियम पे करके आपको प्रॉफिटेबल बनाकर तब परचेज करेंगे। इट हैज बीन गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो आपकी एथेनॉल बनाने की प्रोडक्शन होगी उसके ऊपर हम आपको प्रॉफिट ही देंगे और जितना भी आप बनाओगे सारा बाय करेंगे। इट इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो कंपनी एथेनॉल बना रही है वो तो कमाएगी ही, बड़ा सिंपल है। लेकिन जो कंपनी एथेनॉल नहीं बना रही है, जो सिर्फ शुगर बना रही है, वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। क्यों? मार्केट में शुगर की सप्लाई कम हो गई और प्राइसेस बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी एथेनॉल बनाए या नहीं बनाए, I can guarantee once you start trading with AI, you'll never will turn profitable within next 5 years. The same scenario will come जैसे पेपर इंडस्ट्री का आया है। लोग देखते रह जाएंगे और ये कब 1000 करोड़ का प्रॉफिट निकालना शुरू कर देगी बजाज हिंदुस्तान शुगर इटसेल्फ। कब 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा अगले 15 साल में पता भी नहीं चलेगा, राइट। और जब चीजें प्रॉफिटेबल होती है ना तो क्या उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हम यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करते हैं कि टाइम कितना लगता है कंपनीज को ऊपर जाने में, मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं। यहां अगर आप इस बात को ध्यान से देखो तो ये शेयर प्राइस कितना था दिसंबर 2001 में 3.6 रुपीज और ये अप्रैल 2006 में कितना पहुंचा 482 रुपीज। हाउ मेनी टाइम्स? 133 टाइम्स इन जस्ट 5 इयर्स। तो जिस ऑपरेटर ने पहले चलाया था वो ऑपरेटर दोबारा नहीं चला सकता क्या? क्या वो ऑपरेटर वापस से नहीं मिल सकता क्या इनसे? तो आप समझ पा रहे हो बजाज हिंदुस्तान शुगर में क्यों इन्वेस्टेड हूं और मैंने क्यों वीडियो बनाई थी एक बार, और क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता? क्योंकि लोग 5 इयर्स डाउन द लाइन बिजनेस कैसे टर्न करेगा, क्या रीजंस क्रिएट होंगे वो नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? सीखना नहीं चाहते। आपको क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सीखना चाहते हो। सो सिंपल। मुझे सिखाने में भी क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि आप सीखना चाह रहे हो। इसलिए मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। वैसे भी लास्ट बैच है यार, जितना मुझे सिखाना है सारा सिखा डालूंगा जब लास्ट ही बैच है, राइट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक वीक और चल जाएगा, आई डोंट माइंड, राइट। सो यहां पर ये चीजें ऐसी ही हैं। हमें बिजनेस समझना पड़ेगा, रीजन समझने पड़ेंगे। एक बार बिजनेस का रीजन समझ में आ जाए ना, हमें सुपर रिच बनने से कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप अस। यू गॉट दिस पॉइंट? सो बुक वैल्यू का पॉइंट समझ में आया? बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू से चलिए कहानी सारी यहां तक, जो एक और मल्टीप्लायर मिल रहा है हमें बजाज हिंदुस्तान शुगर के नाम से, राइट। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और वापस से हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जाते हैं। सो हमने यहां पर बात कर ली मार्केट कैपिटलाइजेशन की, हमने यहां पर बात की करंट प्राइस की, हमने यहां पर बात की बुक वैल्यू की, राइट। ये हमारे टॉपिक्स कवर हो गए, राइट। बुक वैल्यू तो हमारे टॉपिक्स कवर हो गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज